हेलो डियर, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो फर्स्ट ईयर है और जो सेकेंड ईयर है उनके लिए मैं डेंगू और मलेरिया के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि एक ही वीडियो में आप दोनों के लिए काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर में जो भी पूछेगा डेंगू या मलेरिया बारे में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है, उसी प्रकार से जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसमें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में डेंगू या मलेरिया के बारे में। ठीक है, किसी एक के बारे में भी पूछ देगा। और ऐसे तो सेकेंड ईयर वाले के लिए जो है इम्पोर्टेंट है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। बुखार में बुखार का तीनों अलग अलग है, प्रकार है। तो सेकेंड ईयर वाले के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, समझ गए। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले के लिए डेंगू और मलेरिया ही इनफ है, यहीं से आएगा, वरना नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझ गए। देख लीजिए आप लोग, इसको जो है अच्छे से देख लीजिए। मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ कि सेकेंड ईयर वाले के लिए क्या है, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, तीनों अच्छे से कर लेना है। हो सकता है इसका जो है कारण लक्षण पूछ ले, या हो सकता है कंप्लीट क्वेश्चन ही पूछ ले। तो ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आएगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट ईयर वाले के लिए डेंगू और मलेरिया, जो कि आज का हम वीडियो कर रहे हैं, यही काफ़ी है। ठीक है, चलिए तो देखिए डेंगू क्या है, इसके कारण, फैलाव और उद्भावन। ठीक है, इसके बाद चिकित्सीय लक्षण, निदान, रोकथाम, उपचार और नर्सिंग प्रबंध, टोटल चीज़ देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं डेंगू होता क्या है, समझ गए। देख लीजिए, डेंगू एडिस एजिप्टाई मच्छर वाहित संक्रमण रोग है जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इससे हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। देखिए जो डेंगू होता है इससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि हड्डी तोड़ बुखार जो है डैश डैश को कहते हैं, तो डेंगू को। ठीक है, चलिए आपसे ये पूछ दे कि डेंगू किसके कारण होता है, तो एडिस एजिप्टाई मच्छर के कारण होता है, समझ गए ना। एडिस एजिप्टाई मच्छर के कारण होता है, जो यह क्या होता है, वाहित होता है, जो फैलने वाला संक्रामक रोग होता है जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका प्रजाति का नाम है एडिस एजिप्टाई, समझ गए, जिससे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो डेंगू के बारे में क्या समझे कि डेंगू जो है एजिट एजिप्टाई के वाहित मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो डेंगू वायरस के द्वारा होता है। इससे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो ये डेंगू के बारे में समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग को रोग कारक, कारक मतलब रोग होने का कारण क्या है, देख लीजिए। डेंगू ज्वर का रोग कारक डेंगू वायरस होता है जो आरएनए प्रकार का वायरस होता है। अब देखिए एक और ऑब्जेक्टिव बनता है, आपसे पूछेगा कि डेंगू जो होता है वह किस प्रकार के वायरस होता है, तो आरएनए प्रकार के वायरस होता है। ठीक है, और रोग वाहक मतलब रोग होने का कारण क्या है, डेंगू होने का कारण क्या होता है, तो डेंगू ज्वर रोग कारक, समझ गए, डेंगू ज्वर का रोग कारक डेंगू वायरस होता है जो आरएनए प्रकार का होता है। डेंगू ज्वर जो बुखार है इसका कारण होने का क्या है, डेंगू वायरस होता है। ठीक है, डेंगू का वाहक मादा एडिस मच्छर होता है। डेंगू जो है वह एडिस मच्छर के काटने से होता है, यह वाहक होता है जो अगर क्या है, इस मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है, समझ गए। चलिए इसकी प्रमुख प्रजातियां एडिस एजिप्टाई एवं एडिस एल्बोपिक्टस होती है। यह मच्छर प्रायः दिन के समय ही काटता है। देखिए आपसे नॉर्मली अगर पूछेगा कि डेंगू किसके काटने से होता है, तो डेंगू जो है किसके कारण होता है, एडिस मच्छर के काटने से होता है, समझ गए। अब इसका दो प्रजाति अलग अलग है, एक है एडिस एजिप्टाई और एक है एडिस एल्बोपिक्टस, समझ गए। ये दो प्रकार के डेंगू में मच्छर होते हैं जो व्यक्ति को काटने से डेंगू बुखार होता है, समझ गए। डेंगू क्या है, डेंगू ज्वर जो है डेंगू वायरस जो कि आरएनए प्रकार का वायरस होता है। तो डेंगू क्या है, एक प्रकार का जो है वायरस होता है जो आरएनए प्रकार का होता है। तो ये हो गया डेंगू ज्वर का कारक जो है डेंगू वायरस होता है जो आरएनए प्रकार का होता है। वाहक, वाहक मतलब कैरियर, मतलब जो एक से दूसरे में फैलाने का जो जिम्मेदारी है वह कौन होता है, तो यह डेंगू जो है एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, इसका प्रमुख प्रजाति एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि यह मच्छर जो है प्रायः दिन के समय ही काटता है। तो ये रोग कारक, रोग वाहक और डेंगू होता क्या है हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट मतलब इसमें है, अब इसका हम लोग कारण देख लिए, प्रसार देख लिए, तो अब हम लोग जो है इसका लक्षण देखते हैं। डेंगू का क्या लक्षण होता है, अगर किसी को डेंगू होता है तो डेंगू को जो है क्या क्या लक्षण होता है। ठीक है, देख लीजिए क्लिनिकल फीचर क्या है। देखिए डेंगू में 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। देखिए लक्षण जो होता है डेंगू में 3 स्थिति होता है।
डेंगू फीवर होता है पहले, उसके बाद होता है डेंगू रक्तस्रावी बुखार होता है। मतलब डेंगू जो है वह क्या करता है, ब्लीडिंग कराने लगता है। तो ये जो है डेंगू रक्तस्रावी बुखार होता है। डेंगू हेमोरोजिक फीवर होता है। डेंगू आघात सिंड्रोम, डेंगू शॉक सिंड्रोम, कुछ ऐसे कंडीशन होता है जहाँ पे डेंगू काटने से जो है शॉक भी लगता है, आघात भी पहुँचता है, सदमा भी हो लगता है। समझ गए। तो ये 3 परिस्थितियाँ याद रखिएगा। ये तीनों परिस्थितियाँ में अलग अलग लक्षण दिखता है। तो जब लक्षण लिखिएगा डेंगू का लक्षण, तो लिखिएगा कि डेंगू के लक्षण जो है 3 स्थितियों में दिखता है। पहला है डेंगू बुखार, जो कि एक नॉर्मल होता है काटने के बाद, ठीक है। उसके बाद डेंगू रक्तस्रावी बुखार होता है, मतलब ऐसा बुखार चढ़ता है जिसमें ब्लीडिंग भी होते रहता है। और तीसरा जो स्थिति है कि डेंगू आघात सिंड्रोम, मतलब शॉक लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदमा बोलते हैं। समझ गए। ये आपका आघात लगता है पेशेंट को जब डेंगू हुआ रहता है, तो ये डेंगू आघात सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये 3 स्थितियां हैं। अब चलिए इस तीनों में जो है क्या क्या लक्षण होता है, डेंगू बुखार में क्या लक्षण होगा, डेंगू रक्तस्रावी बुखार में क्या लक्षण होगा, डेंगू आघात सिंड्रोम में क्या लक्षण होगा, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा डेंगू बुखार है। डेंगू बुखार में निम्न लक्षण जो है प्रकट होते हैं। देखिए डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो कि डेंगू वायरस के काटने से होता है। इसका अलग अलग प्रकार के हैं, जो कि एक है एडिस एल्बोपिक्टस और एडिस एजिप्टाइस। समझ गए। चलिए तो ये याद रखिएगा, ये तो हम लोग सब आरएनए प्रकार के वायरस है, ठीक है। समझ गए। 3 स्थिति में लक्षण दिखता है। पहला स्थिति है डेंगू बुखार। चलिए देखते हैं। अब देखिए किसी को अगर डेंगू बुखार होता है नॉर्मली, तो उसको जो है क्या होता है, तेज बुखार, हाई फीवर रहता है, सिर दर्द करता है, अस्थियों एवं संधियों में दर्द होता है, कमजोरी होता है, जीभ घबराएगा और उल्टी होना। समझ गए। नॉर्मल अगर किसी को बुखार होता है तो क्या होता है, ये सब तो होता ही होता है। तो समझिए अगर किसी को डेंगू बुखार होता है तो एक नॉर्मल बुखार के तौर पर मानिए कि उससे जो है तेज हाई फीवर होगा तो सर दर्द होगा ही होगा। उसके बाद इसे हड्डी तोड़ भी बुखार कहते हैं डेंगू को, इसलिए अस्थियों में दर्द और ज्वाइंट में पेन होगा, ठीक है। वीकनेस तो होता ही है बुखार में, कोई भी बुखार हो। और उसके बाद बुखार में जीभ घबराता है और उल्टी भी होता है। तो ये सब जो है एक बुखार डेंगू बुखार का लक्षण है। समझ गए। तो पहला स्थिति में हम लोग लक्षण देख लिए। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा जो कंडीशन हम लोग के सामने क्या था कि डेंगू स्रावी बुखार, डेंगू रक्त स्रावी बुखार। अब डेंगू में ऐसे बुखार होते हैं जहाँ पे रक्त स्राव हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, तो वो जो होता है दूसरे प्रकार की स्थिति होता है, ठीक है। पहला नॉर्मल डेंगू बुखार है, उसमें नॉर्मल जो बुखार में होता है वही सब चीज़ें होगा। बट जो दूसरा चीज़ें है वो है डेंगू रक्त स्रावी बुखार, मतलब डेंगू के ऐसा कंडीशन जहाँ पे ब्लीडिंग होता है, तो वो जो है दूसरा कंडीशन होता है। इस कंडीशन में क्या है देख लीजिए। जैसे बुखार तो होगा ही होगा, ये तो आपका डेंगू है तो बुखार होगा ही होगा, ठीक है। शरीर पर लाल लाल चकत्ते बनना, परपरा होगा। समझ गए। ये आपका शरीर पर क्या होगा, परपरा पड़ने लगेगा, यानी लाल लाल जो है चकत्ते बनने लगेगा शरीर पर, ठीक है। नक्सीर मतलब एपिस्टैक्सिस, मतलब नाक से ब्लडिंग होगा। उल्टी में खून आना, हेमेटमेसिस होगा, ठीक है। उल्टी में खून आएगा तो हेमेटमेसिस होगा। समझ गए। और नेक्स्ट है मल के साथ रक्त आएगा, मतलब जहाँ जहाँ से आपका स्रावित होने वाला चीज़ है जो बाहर निकलता हो, सिक्रेशन होता हो, जैसे मल है, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है, बाहर निकलता है, तो इस रास्ते से भी ब्लड आएगा। मुंह से उल्टी होना मतलब हेमाटमेसिस, तो इससे भी ब्लड आएगा, ठीक है। उसके बाद नाक से निकलता है आपका बेकार के पदार्थ है, तो यहाँ से भी क्या होगा, ब्लड आएगा। तो ये जो है आपका रक्त स्रावी बुखार होता है, डेंगू रक्त स्रावी बुखार। समझ गए कि कहाँ कहाँ से लक्षण आएगा ब्लड का। समझ गए ना। चलिए तो दूसरा कंडीशन ये था। अब तीसरा कंडीशन है कि आघात का, मतलब शॉक लगता है जब डेंगू ऐसे अवस्था में पहुंच जाता है जहां पे पेशेंट को जो है शॉक लगता है। समझ गए। जैसे देखिए तो इसी को जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। देखिए डेंगू बुखार एवं रक्तस्राव की गंभीर स्थिति के कारण आघात। समझ गए। देखिए अब दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है। तो तीसरा कंडीशन कब होता है, जब ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है तो पेशेंट के अंदर ब्लड का कमी होता है, तरल का कमी हो जाता है, और बुखार में तो ऐसे भी कमजोरी रहता ही रहता है। तो इस कंडीशन के अनुसार जो है बुखार के कारण और रक्तस्राव के गंभीर होने की स्थिति में आघात लगता है, ठीक है। रक्तचाप कम हो जाना, अचानक से जो है ब्लड प्रेशर काफ़ी कम जाएगा, उस स्थिति में क्या होगा कि आघात लगेगा, क्योंकि ब्लीडिंग है, रक्तस्राव है, और जहाँ जहाँ रक्तस्राव होता है वहाँ वहाँ रक्तचाप कमता ही है, ठीक है।
हाथ पैर ठंडे पड़ जाना। अब जो है ये जो शॉक सिंड्रोम है तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि हाथ पैर जो है ठंडे पड़ जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है रोगी की मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाना, बेहोशी छाना। ठीक है, तो ये सब कंडीशन आपको आता है जहाँ पे आघात लगता है डेंगू होने के कारण। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो गया है तो ये दूसरा कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो गया है तो आघात लगेगा और बुखार भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद रक्तचाप कम हो जाएगा, उससे जो है शॉक लगेगा, हाथ पैर ठंडा हो जाएगा, उससे शॉक लगेगा। रोगी की मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा और बेहोशी छा जाएगा। तो ये भी एक शॉक का ही स्थिति होता है जो कि तीसरे कंडीशन में होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम में। ठीक है, तो ये 3 जो है स्थिति हम लोग देख चुके हैं। अब आप लोग जो है इसका अंदर लिख दिए, देख भी लिए। चलिए अब हम लोग इसका निदान देखते हैं कि अगर किसी को डेंगू होता है तो इसका क्या क्या डायग्नोसिस होगा। चलिए जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे अगर किसी को डेंगू होता है तो सबसे पहले उसका हिस्ट्री लिया जाएगा कि भाई डेंगू बुखार आपके अंदर ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, लक्षणों की उपस्थिति के जाँच, जैसे हड्डी में दर्द, जोड़ में दर्द, मुंह से या उल्टी के माध्यम से या मल मूत्र के माध्यम से जो है ब्लड आना, इसका लक्षण है तो इसका स्थिति का जांच किया जाएगा। ठीक है, रक्त जांच, प्लेटलेट संख्या व WBC, डेंगू वाले पेशेंट का WBC काफ़ी लॉस होता है, प्लेटलेट्स जो है काफ़ी कम होता है तो इसके कारण जो है उसका सभी जांच होगा। ठीक है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, मूत्र परीक्षण, यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये सब जो है टेस्ट होता है डेंगू वाले पेशेंट का। देख लीजिए, मेनली आपका जो है ब्लड जांच में प्लेटलेट्स और WBC का जांच एकदम होता है। मूत्र परीक्षण, एलिसा टेस्ट, लक्षणों की उपस्थिति का जांच, ये सब इम्पोर्टेंट है। समझ गए। चलिए ये निदान हो गया, डायग्नोसिस हो गया। अब इसका उपचार क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। उपचार ट्रीटमेंट क्या होगा देखिए। ट्रीटमेंट होगा, रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक दी जाती है जैसे पैरासीटामोल। अब रोगी को बुखार है तो एंटीपायरेटिक जो है पैरासीटामोल दिया ही जाएगा। ठीक है, रोगी को आवश्यकता अनुसार एनाल्जेसिक दिया जाएगा दर्द के लिए, परंतु रोगी को एस्प्रिन नहीं दी जानी चाहिए। देखिए एस्प्रिन बहुत लोग क्या करते हैं, एस्प्रिन दे देते हैं, एस्प्रिन नहीं देना चाहिए। ठीक है, एनाल्जेसिक देंगे, दर्द का देंगे, लेकिन एस्प्रिन नहीं देंगे। ठीक है, चलिए रोगी को आवश्यकता अनुसार IV फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। अब रोगी को शरीर में जो है तरल पदार्थ बना रहे, क्योंकि बुखार होने पर शरीर का तरल चीज़ें कमता है, क्योंकि शरीर में हीट रहता है बहुत ज़्यादा। तो इस कंडीशन में जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कमता है, तो इसके बैलेंस के लिए शरीर में तरल बनल रहे, शरीर कमज़ोर ना पड़े, इसके लिए IV फ्लूइड दिया जाता है और इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। समझ गए। रोगी को गंभीर स्थिति में ब्लड व प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी की जाती है। देखिए अगर गंभीर स्थिति होता है तो वहाँ पे जो है रोगी का ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जिसको अगर डेंगू बहुत ज़्यादा जकड़ लेता है तो उस कंडीशन में उसका जो शरीर में जो प्लेटलेट है जो कि काफ़ी लॉस हो जाता है तो उसको जो है ट्रांसफ्यूजन चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स और ब्लड। समझ गए। तो ये सब जो है आवश्यकता अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे कि रोगी को एंटी हेमोरेजिक ड्रग दिए जाते हैं। अब रोगी को जो है रक्तस्राव अगर हो रहा है डेंगू होने के कारण मुंह से, नाक से या मल के द्वारा, तो उसे जो है एंटी हेमोरेजिक ड्रग्स देते हैं, मतलब रक्तस्राव को रोकने के लिए। ठीक है, तो उपचार में ये सब चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका नर्सिंग प्रबंध देखते हैं। देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है देख लीजिए। रोगी को पूर्ण आराम प्रदान करना चाहिए। रोगी को जो है इसमें काफ़ी कमजोरी होता है, इसलिए पूर्ण आराम करना चाहिए। ठीक है, रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने के लिए प्रेरित करें। शरीर में तरल पदार्थ कमता है, फ्लूइड कमता है, इसके लिए रोगी को बताएं, प्रेरित करें कि आप तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लें। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि रोगी का जैविक चिन्ह निरंतर रूप से चेक करें और रिकॉर्ड करना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है बार बार उतरता और चढ़ता रहेगा, पल्स रेट घटेगा बढ़ेगा, तो इसका जो है निरंतर रूप से चेक करते रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, वाइटल साइन का। नेक्स्ट है डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय पर दी जानी चाहिए। अब डॉक्टर जो भी निर्देश दिए हैं, चाहे वो एंटीपायरेटिक हो, एनाल्जेसिक हो या एंटीबायोटिक हो, इन सारे दवाइयाँ का जो है समय समय पर दिया जाना चाहिए। ये नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। समझ गए।
नेक्स्ट है रोगी को तीव्र बुखार में कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। अब रोगी को जो है अगर तीव्र बुखार हुआ है, तेज बुखार है, तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करे, ठीक है ना, मतलब ठंडक उसको जो है स्पॉन्जिंग करे जिससे शरीर का तापमान नॉर्मल हो सके, ठीक है। तो ये जो है नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि नर्स एक डेंगू वाले पेशेंट को करेगी, ठीक है। तो आप एक अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो देखिए कैसे कैसे चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोगी का इंटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करिए, मतलब रोगी कैसा जो है अपना आउटपुट दे रहा है, कैसा इनपुट उसका है, इसका मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। रोगी के दर्द की तीव्रता व स्थान पूछकर नोट करना चाहिए, रोगी का कहाँ पे दर्द है, कितना तेज दर्द है, ये पूछकर जो है नोट करना चाहिए उसका जो भी डायरी है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी जटिलता की स्थिति में डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखे, कोई भी जटिलता दिखे पेशेंट के साथ में, तो नर्स का जिम्मेदारी बनता है कि वो अपना दिमाग न लगाकर डायरेक्ट जो है तुरंत डॉक्टर को सूचित करे, ठीक है। तो ये सब जो है आपका नर्स का प्रबंध है, नर्स का काम है, जो कि यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अब देखिए डेंगू में हम लोगों ने क्या सीखा। हमने सीखा कि डेंगू एक RNA वायरस होता है, ठीक है। डेंगू जो है डेंगू वायरस के कारण होता है, जिसका अलग अलग 2 प्रजातियां हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वहाँ पे ऊपर में देखे हैं। एक था एडिस एजिप्टस और एक था एडिस एल्बोपिक्टस, समझ गए, 2 प्रजाति था जिसके काटने से जो है आपका डेंगू होता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आपको दिखता होगा एडिस मच्छर के कारण जो है डेंगू होता है, समझ गए, मादा के कारण, समझ गए, और ये अधिकतर दिन में ही करता है, तो डेंगू समझ गए। डेंगू के 3 चरण होते हैं लक्षण प्रकट होने का। पहला एक डेंगू बुखार, दूसरा डेंगू रक्तस्राव बुखार और तीसरा डेंगू आघात सिंड्रोम, समझ गए, यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम। तीनों अवस्था में अलग अलग लक्षण दिखता है, जो कि मैंने बता दिया। उसके बाद डायग्नोसिस क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। इसमें उपचार क्या क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं मलेरिया के ऊपर। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो दोनों लोग जो है इसको आसानी से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मलेरिया भी इम्पोर्टेंट है आप सभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए। फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूछेगा CHN में, और सेकेंड ईयर का कहाँ पूछेगा MSN में, समझ गए, MSN में, या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पूछ देगा। तो ये जो है आपको कहीं भी पूछे आंसर समान होगा, ठीक है। देखिए मलेरिया क्या है, कारण, प्रसार, उद्भवन, अवधि, टोटल चीज़ मलेरिया के बारे में जानना है, ठीक है। मलेरिया भी एक प्रकार के बुखार ही है, बट देखिए कैसे होता है, क्या होता है। देखिए मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर वाहित संक्रमण रोग है जिसका रोग कारक प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, ठीक है। देखिए मलेरिया जो है किस मच्छर के कारण होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण यह एक संक्रामक रोग है जिसका रोग कारक मतलब रोग होने का कारण जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, समझ गए। क्या समझे कि मलेरिया जो है यह एक मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है होता है, वाहित संक्रमण है कि अगर किसी को मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है तो उससे जो है क्या होता है, मलेरिया होता है। बट ये रोग होने का कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, मतलब परजीवी होता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा रोग कारक क्या होता है, देख लीजिए। पैथोजन आपसे पूछेगा कि इसका रोग कारण बताइए, ठीक है। तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम पैरासाइट के निम्न 4 प्रजातियों द्वारा होता है। अब ऊपर हम लोग देखे हैं कि जो आपका डेंगू था, डेंगू जो है वो डेंगू के काटने से होता है, बट उसका डेंगू वायरस के काटने से होता है, बट वो जो होता है उसका अलग अलग प्रजाति है भाई। अब आदमी में भी है तो अलग अलग प्रजाति है ना, नीलगिरी की प्रजाति, नागा प्रजाति के लोग, संथाली, अलग अलग जो है आदिवासी, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, है ना, अफ्रीकन, अलग अलग प्रजाति के लोग भी होते हैं। तो उसी प्रकार से ये मच्छर में भी जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया जो होता है यह जो है किसके कारण से होता है, यह जो है मादा एनोफिलीज के कारण होता है, बट इसका रोग कारण जो होता है वो अलग अलग जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। मतलब ये जो मलेरिया होता है ये मलेरिया में भी अलग अलग जो है आपका प्रजाति के मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया होता है, रोग का कारण बनता है मलेरिया होने का। तो नॉर्मली यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, समझ गए, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण यह रोग कारण बनता है। बट इसका जो है निम्न 4 प्रजाति है, 4 प्रजाति। जिस प्रकार से ऊपर डेंगू के 2 प्रजाति हम लोग देखे थे, उसी प्रकार से मलेरिया का भी जो है यहाँ पे 4 प्रजाति है जिसके काटने से जो है आपका मलेरिया रोग होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए 4 प्रजाति में एक है आपका प्लाज्मोडियम मलेरियाई, समझ गए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम आवेल और प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम, समझ गए, याद रखिएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फर्स्ट वाला तो सब में कॉमन है, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई ये भी याद हो जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम आवेल और प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम, समझ गए, याद रखिएगा चारों को। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट परजीवी का कितने मतलब इसका जो है प्रजाति है, 4 है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम आवेल, प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ याद रखिए मलेरियाई, वाइवेक्स, आवेल और पैल्सीपेरम, 4 याद रखिए। प्लाज्मोडियम तो सब में लगा ही है, क्या क्या है, मलेरियाई है, वाइवेक्स है, आवेल है और पैल्सीपेरम है। मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम आवेल, प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम, समझ गए। अब फिर एक बात समझ लीजिए, मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के कैटेगरी के काटने से होता है। इसका जो रोग कारक होता है, मतलब रोग होने का जो मलेरिया होने का जो कारण होता है वह प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, समझ गए। अब ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है यह 4 प्रजाति में विभक्त है, समझ गए ना, 4 प्रजाति अलग अलग है। इस चारों में से कोई भी एक काट लेगा तो आपको मलेरिया बुखार आ जाएगा। जैसे 4 प्रजाति में है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम आवेल और प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम, समझ गए। 4 प्रजाति याद कर लीजिए, ठीक है, आंख बंद कीजिए और सोचिए 4 प्रजाति प्लाज्मोडियम पैरासाइट का कौन है, समझ गए। चलिए अब इस चारों प्रजाति का जो है इसका उद्भावन अवधि देख लीजिए। आपसे पूछ देगा कि भाई बताइए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में जो है कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, प्लाज्मोडियम आवेल का कितना होता है। तो सीधा समझिए वाइवेक्स और आवेल ये दोनों का जो है उद्भावन अवधि सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, 12 से 18 दिन, 12 से 18 दिन, समझ गए। ये आपका उद्भावन अवधि है वाइवेक्स और आवेल का, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। चलिए जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है यह 18 से 40 दिन में दिखता है और प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम होता है 7 से 14 दिन, ठीक है। 7 से 14 दिन किसका होता है, खसरा का भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी क्या देखे हैं, आवेल और वाइवेक्स को देखे हैं, 18 से कितना था, 12 से 18 था, ठीक है, दोनों का, वाइवेक्स और किसका था, आवेल का, समझ गए। उसी प्रकार से मलेरियाई का कितना है, 18 से 40 दिन है और पैल्सीपेरम का 7 से 14 दिन है। ये इंक्यूबेशन पीरियड है, उद्भावन अवधि। अब उद्भावन अवधि आप लोग नहीं समझते तो मैं बता दूं कि जब कोई रोग होने वाला जो कारण सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश किया, सूक्ष्मजीव प्रवेश किया और प्रवेश करने से लेकर उसके लक्षण दिखने तक के अवधि को उद्भावन अवधि कहते हैं, समझ गए। जैसे किसी को मलेरिया हुआ, अब इस मलेरिया में जैसे किसी को अगर प्लाज्मोडियम मलेरियाई हुआ है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई के काटने से अगर ये काटता है तो किसी को अगर मलेरिया होता है तो ये वाला मलेरिया जो है 18 से 40 दिन में दिखेगा। मतलब जैसे ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई किसी को काटा, ठीक है, काटा, अब जो है जैसे ही यह किसी को काटा तो ऐसा थोड़ी ना कि काटा और बुखार एकदम हो गया। मलेरिया में ऐसा नहीं होता कि काटा और बुखार छा गया, ऐसा नहीं होता है। अब ये काटेगा, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद ये जो है धीरे धीरे इसका पूर्ण रूप से लक्षण बाहर दिखाई दे, समझ गए ना। तो यही जो है जब लक्षण दिख जाता है तो वही जो है प्रवेश करने से लेकर यानी काटने से लेकर और क्या है उसके बाद लक्षण दिखने तक के अवधि को उद्भावन अवधि कहते हैं। तो ये मलेरियाई का 18 से 40 दिन में दिखता है, ठीक है। और अगर प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम अगर एक काटता है और इसके काटने से अगर मलेरिया होता है तो 7 से 14 दिन में ही ये दिख जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका लक्षण दिखेंगे कि भाई अगर किसी को मलेरिया होता है तो ये मलेरिया जो है क्या क्या होता है। जैसे उस पर ऊपर हम लोग देखे हैं ना कि डेंगू काटेगा तो भाई आपको 3 अवस्था में लक्षण जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी है निम्न चरण है, मतलब यहाँ भी 3 अवस्था है। यहाँ भी 3 अवस्था बहुत आसान है, जहाँ पे वहाँ पे था डेंगू बुखार, रक्तस्राव बुखार और आघात बुखार, 3 वहाँ भी था, यहाँ भी 3 है। एक अवस्था है ठंडी अवस्था, एक है गर्म अवस्था और एक है
पसीना अवस्था, समझ गए। मतलब डेंगू मलेरिया किसी को होगा तो वो हो सकता है उसको ठंड लगेगा, हो सकता है उसके गर्म का अनुभव हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आए, ये तीनों अवस्था हो सकता है, ठीक है। तो चलिए जो है इसके लक्षण को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो एक चीज़ कह रहा है कि चिकित्सीय लक्षण, मलेरिया में मुख्य लक्षण बार बार बुखार आना है, यह निम्न चरणों में है। अब मलेरिया का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है कि बार बार बुखार आएगा, ठीक है, छूटेगा आएगा, छूटेगा आएगा, छूटेगा आएगा, समझ गए। तो ये जो है आपका मलेरिया का होता है, समझ गए। चलिए देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए, पहला था ठंडी अवस्था, समझ गए। इस अवस्था का समय आधे घंटे तक है। इसमें कंपकंपी के साथ तीव्र ठंड लगती है, ज्वर चढ़ने के साथ यह अवस्था खत्म हो जाती है, समझ गए। देखिए ठंडी अवस्था है, अब ये जब बुखार इसमें आता है ना तो काफ़ी जो है तेज ठंडा के साथ में आएगा और एकदम राइजर, मतलब एकदम जो है कंपकंपी होने लगेगा, एकदम ठंडी तीव्र गति से ठंडा लगेगा और यह जो है आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का अवस्था होता है। अब जब बुखार चढ़ जाता है तो यह अवस्था ख़त्म हो जाता है, समझ गए। मतलब जब बुखार चढ़ रहा होता है तो यह ठंडी अवस्था दिखता है, इसीलिए जो है इसे ठंडी अवस्था कहा गया है कि जब बुखार आएगा तो यह आधे से 1 घंटे के लिए होगा और ये जो है काफ़ी तीव्र गति से कंपकंपी और ठंड के साथ में आएगा, इसीलिए इसको जो है कोल्ड स्टेज कहा जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा है गर्म अवस्था, ठीक है। इसकी अवधि 1 से 4 घंटे होती है, इसकी अवधि जो होता है वह 1 से 4 घंटे होता है, यानी ठंडी अवस्था से अधिक समय तक रहता है। इसमें ठंड लगना बंद हो जाती है एवं रोगी का तापमान तेज़ी से बढ़ता है एवं सांस तेज चलने लगती है। इसमें शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इस अवस्था के अंत में बुखार कम होने लगता है, ठीक है। देखिए किसी को मलेरिया अगर हुआ है तो ठंडी अवस्था है तो वह आधा से 1 घंटा के लिए रहेगा और काफ़ी कंपकंपी के साथ काफ़ी तेज़ ठंडा लगेगा जब बुखार चढ़ रहा होगा तो, ठीक है। लेकिन जब लास्ट करता है तो वह अवस्था समान हो जाता है। लेकिन जब गर्म अवस्था वाला जब अगर बुखार आता है तो यह बुखार 1 से जो है कितना होता है 4 घंटे तक होता है, समझ गए। अब ये जो होता है इसमें ठंडा लगना बंद हो जाएगा, गर्म अवस्था है तो ठंडा जो लग रहा है शुरुआती के 1 घंटा में वो उसके बाद क्या होगा बंद हो जाएगा। उसके बाद 1 से 4 घंटे में काफ़ी गर्म लगेगा, जो टेम्परेचर होगा वह 105 फ़ारेनहाइट यानी एकदम बुखार घनघोर बुखार में चढ़ जाएगा, ठीक है। और इस अवस्था के अंत में बुखार जो है कम होने लगता है। अब जब यह अवस्था जाता है तो बुखार जो है क्या होता है कम होने लगता है, समझ गए। तो ये गर्म अवस्था है, समझ गए। चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा पसीना आना, स्वेटिंग स्टेज। यह अवस्था लगभग 3 घंटे तक हो सकती है। इसमें रोगी को बहुत अधिक पसीना आता है, साथ ही बुखार समाप्त हो जाता है एवं रोगी स्वयं से स्वस्थ अनुभव करता है। देखिए जिसको अगर मलेरिया होता है ना तो कभी उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, कभी बहुत ज़्यादा उसको गर्म लगेगा और ऑटोमेटिक जो है कभी उसके शरीर से एकदम घोर का जो है उसको पसीना निकलने लगता है और रिलैक्स अपने आप को फील करता है, ठीक है। तो ये मलेरिया का लक्षण होता है, कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा कभी बहुत ज़्यादा गर्म मतलब बुखार आ जाएगा, इस सारा कंपकंपी होने लगेगा। तो ये सब जो है आपका होता है अवस्था है, ठीक है। तीनों अवस्था समझ गए। पहला था ठंडी अवस्था, गर्मी अवस्था, पसीना का अवस्था। पसीना अवस्था क्या है कि यह 3 घंटे तक हो सकता है। इसमें रोगी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और साथ ही जो बुखार होता है वो समाप्त हो जाता है, चूँकि आप लोग जानते हैं कि जब पसीना कस के आने लगेगा तो बुखार उतरने लगता है और जो व्यक्ति होगा अपने आप को जो है रिलैक्स अनुभव करने लगता है, समझ गए। तो ये पसीना का अवस्था होता है, समझ गए तीनों अवस्था को। चलिए ये लक्षण 3 अवस्था में दिखता है जो कि आपको पता चल गया। अब कुछ अन्य लक्षण है देख लीजिए, जैसे अदर सिम्टम्स में देखिए रक्त की कमी। अब बुखार होगा तो रक्त की कमी होगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट शरीर में उत्पन्न होने लगता है तो एनीमिया आएगा ही। पीलिया हो सकता है, मलेरिया जिसको होता है वो पीलिया भी हो जाता है उसको, समझ गए। जी घबराना एवं उल्टी होना ये तो नॉर्मल है, सब बुखार में होता है। यकृत में दर्द, लीवर पेन होगा, मलेरिया वाला पेशेंट का लीवर में अटैक करता है, ठीक है। और लीवर में जब अटैक करता है तो जॉन्डिस होता है। यही कारण है कि मलेरिया वाला पेशेंट को जो है क्या होता है ब्लड का कम हो जाता है और उसको जो है क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है आँख ऊँख जो है सपीला होने लगता है और लीवर में पेन होने लगता है, जिससे जॉन्डिस का संकेत करता है, ठीक है। ये आपका मलेरिया वाला पेशेंट के लिए होता है, समझ गए।
अत्यधिक कमजोरी आता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो किसी भी अगर बुखार में लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा। अब भाई बुखार होगा तो उसको भूख लगेगा, आप सोचिए, कॉमन सी बातें हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मेन चीज़ें क्या है, रक्त कमना, जॉन्डिस होना, लीवर में दर्द, और क्या ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसको जो है अन्य लक्षण में ये 3 चीज़ें जरूर लिखिएगा, क्योंकि जी घबराना, उल्टी होना और अत्यधिक कमजोरी और भूख न लगना, ये तो नॉर्मल किसी भी फीवर में, चाहे टाइफाइड हो, डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, किसी में लिखेंगे लक्षण में तो सही ही होगा, क्योंकि ये सब बुखार में नॉर्मल लक्षण है। समझ गए ना। चलिए अन्य लक्षण देख लिए। अब इसका निदान देखिए कि इसका निदान क्या होता है। अब जिसको मलेरिया टेस्ट हुआ रहता है उसका शारीरिक परीक्षण कॉमन है सब बीमारी के लिए। लक्षणों की उपस्थिति का जांच ये भी कॉमन है, सभी बीमारी में होगा। ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है, ब्लड का क्या होता है, स्मीयर का टेस्ट होता है। LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। USG होता है, मलेरिया किट द्वारा जांच होता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, अलग अलग MP टेस्ट बोलते हैं। मलेरिया किट द्वारा मलेरिया का जांच किया जाता है, समझ गए। तो ये होता है, आप लोग देख लीजिए, LFT होता है, ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है, समझ गए। मलेरिया किट, USG होगा, लीवर में दर्द करेगा उसके लिए, लक्षणों की जाँच और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब डायग्नोसिस होता है, ठीक है। MP टेस्ट भी होता है मलेरिया के लिए ही, ठीक है। और मलेरिया का जो है आपका टेस्ट होता है, ये सब मलेरिया किट द्वारा, समझ गए। चलिए अब इसका उपचार क्या होता है देख लीजिए। मलेरिया के उपचार के लिए क्विनाइन सल्फेट एवं क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो होता है, यह मलेरिया जो है क्या करता है आपके शरीर में, देखिए अब आप लोग अंतर समझे कि डेंगू में क्या होता है, मलेरिया में क्या होता है। मलेरिया आपको जो है लीवर को इफेक्ट करता है, शरीर को पीला बनाएगा, रक्त कमता है, ठीक है, शरीर में कमजोरी होगा, लीवर में पेन करेगा। लेकिन जो डेंगू था उस शरीर में जो है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है। जैसे WBC कम जाएगा, प्लेटलेट्स कम जाएगा, जिसके कारण शरीर में जो है बिल्कुल ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तो डेंगू जो है सीधा जो है शरीर को कमज़ोर कर देता है, ठीक है, समझ गए। मलेरिया उपचार के लिए क्विनाइन सल्फेट और क्लोरोक्विन का उपयोग किया। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि मलेरिया के लिए क्विनाइन का जो है सल्फेट का उपयोग किया जाता है और क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, समझ गए, उपचार में। मलेरिया के उपचार के लिए अन्य दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे आर्टिमिसिन, एमोडिक्विन और सल्फाडॉक्सिन, समझ गए। ये सब दवाइयाँ हैं जो कि अन्य उपचार भी है, इसका उपयोग होता है मलेरिया में, जैसे आर्टिमिसिन, एमोडिक्विन और सल्फाडॉक्सिन, याद रखिएगा, सल्फाडॉक्सिन, आर्टिमिसिन, समझ गए। ये आपका होता है मलेरिया के उपचार में उपयोगी दवाई। मेनली रूप से 2 दवाइयाँ हैं, बहुत प्रचलित है, क्लोरोक्विन और क्विनाइन सल्फेट, ठीक है। और इसके सहयोगी दवाई और सारे हैं, आर्टिमिसिन और सल्फाडॉक्सिन और एमोडिक्विन, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान में देखिए डाईहाइड्रो आर्टिमिसिन एवं पिपेराक्विन का एक साथ भी उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में अगर किसी को मलेरिया होता है तो डाईहाइड्रो आर्टिमिसिन और पिपेराक्विन का उपयोग जो है एक साथ किया जाता है मलेरिया वाले पेशेंट में, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप खुद से दिमाग लगा के ये आप डाईहाइड्रो आर्टिमिसिन और पिपेराक्विन का लाकर और देने लगिएगा किसी को मलेरिया होगा, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि दवाई है, बिना चेक कराए, बिना देखाए आप जो है मत दवाई दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं पढ़ाई के लिए कि वर्तमान में देखिए डाईहाइड्रो आर्टिमिसिन और पिपेराक्विन एक साथ मिलाकर दिया जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए कहीं एक जगह पर, साथ ही PDF तो दिए देंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। डाईहाइड्रो में आर्टिमिसिन और पिपेराक्विन दोनों मिलाकर दिया जाता है, समझ गए, वर्तमान में। अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे देख लीजिए। रोकथाम कैसे किया जाएगा। मलेरिया की रोकथाम के लिए आसपास गंदा पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, बिल्कुल सही बातें हैं, बिल्कुल नहीं होने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये गंदे पानी में ये मच्छर जो है मलेरिया होने का जो कारण वाला जो मच्छर है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये जो है आपको ये गंदे पानी में पलता है, ठीक है। घर में कूलर, स्नान घर की टंकी, पुराने टायर इत्यादि में एकत्रित पानी हटाकर आवश्यक हो तो साफ पानी डालना चाहिए। अब जहाँ जहाँ पानी वाला अगर आपका सामान हो तो जो पुराना पानी हो उसको हटाकर नए पानी, साफ पानी डालिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट का जो भी उसका चार जो हम लोग देखे हैं, इस चारों में से कोई भी अटैक ना करे, ना काटे, समझ गए। चलिए
अब इसमें जो नर्सिंग प्रबंध है क्या क्या होगा देख लीजिए। रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीपायरेटिक्स भी प्रदान की जाती है बुखार के लिए, ठीक है। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ सेवन करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। ये तो सभी बुखार में होगा, क्योंकि बुखार में शरीर देह जलता है, काफ़ी हीट होता है, जिससे शरीर का लॉस ऑफ लिक्विड भी होता है, समझ गए। रोगी का शरीर तापमान निरंतर मापना चाहिए। शरीर का जो है तापमान निरंतर मापना चाहिए, क्योंकि शरीर इसमें जो तापमान होता है कभी बहुत कम जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, कभी नॉर्मल हो जाता है, तो इसलिए जो है चेक करते रहना चाहिए। नर्स का ये सब काम होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, 3 जो है यहाँ पे नर्स का जिम्मेदारी प्रबंध भी बता दिए, और सारा प्रबंध आप लोग खुद से लिख सकते हैं। एक बुखार वाले पेशेंट को क्या क्या देखभाल नर्स कर सकती है, तो आप लोग अपना से भी लिख सकते हैं, हम बता चुके हैं, ठीक है। बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले अच्छे से इस दोनों प्रश्न को पढ़ लीजिए। अगर आप अभी टाइफाइड क्वेश्चन नहीं देखें तो जाइए, मैं टाइफाइड करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए टाइफाइड को भी, ठीक है। तीनों जो आपका बुखार के प्रकार था हमने करा दिया। बाकी आप लोग पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।